हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का मई 2021 का आरटीपी जो आईसीएआई ने अभी हाल ही में रिलीज किया है। और आरटीपी का इंपॉर्टेंस आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आरटीपी में जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वो मई 2021 के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए रिलेवेंट है। कई बार एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। ये जो आरटीपी है उसके दो सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट मैं लूंगा, मैं मतलब सीए प्रवीण गोलछा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और सेकंड पार्ट लविश सर लेंगे। तो ये दो पार्ट में हम लोग मिलकर ये आरटीपी कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन कंपनी का इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये लविश सर के पोर्शन में कवर होगा जो आपको आगे बताएंगे। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब देखिए आईसीएआई जो 30 मार्क्स का जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज कैसे आएंगे, वो आजकल पूरे पूरे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आने की संभावना है। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। बस एक ही बात है इंपॉर्टेंट, कई लोग के मन में क्या डाउट आता है, सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें, क्वेश्चन कुछ भी ड्राफ्ट करने दो ना, अगर आपको लॉ का नॉलेज क्लियर होगा ना बेटा तो हर एमसीक्यूज बनते हैं। तो अभी मैं आपको प्रूफ देता हूं, अगर आपको लॉ का नॉलेज है तो देखो ये बड़ा भयंकर जो डराने वाला डरा देने वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है ना वो कितना इजी क्वेश्चन होता है। चलो पढ़ते हैं पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते लॉ को मैं बताते रहूंगा कि क्या क्या लॉ है, आप भी सोचिएगा। चलिए स्टार्ट करते बेटा। एम मिश्रा इज अ डायरेक्टर ऑफ सुपीरियर कार्बोनेट्स एंड केमिकल लिमिटेड एससीसीएल। मतलब एक मिश्रा जी हैं वो डायरेक्टर है एससीसीएल के। ओके, एससीसीएल वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय एस के मिश्रा। ये जो कंपनी है उसको बनाया किसने था, एस के मिश्रा। एस के मिश्रा कौन है भैया, ये तो एम मिश्रा है। एस के मिश्रा कौन है, फादर ऑफ एम मिश्रा। ठीक है जी, उनके पिताजी हैं जिन्होंने कंपनी बनाई थी। और ये कंपनी बनी थी 5 जुलाई 1995 को एज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, एससीसीएल एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा है अ लोन ऑफ 1.5 करोड़ फ्रॉम एम मिश्रा फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस एंड द लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिपेड आफ्टर 24 मंथ। एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहा है जरा सुनना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे रिलेटेड जो लॉ है ना आपको बताते आऊंगा, तो क्वेश्चन अपना आसान होते जाएगा। बस आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए ये हम लोग डिस्कस करें यहां पे। तो देखिए अपने को एक बात समझ आ रही है कि यहां पे एक कंपनी बनी है और इस कंपनी में एम मिश्रा कौन है, डायरेक्टर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो कंपनी है इस कंपनी ने 1.5 करोड़ का लोन एक्सेप्ट किया है अपने डायरेक्टर से। एम मिश्रा मतलब कौन हो गया, कंपनी का डायरेक्टर। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ अगर एक कंपनी अपने डायरेक्टर से कोई लोन एक्सेप्ट करती है, लोन एक्सेप्ट करने का मतलब ही क्या हो गया बेटा, डिपॉजिट। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिपॉजिट के टॉपिक का लॉ है, ये डिपॉजिट के टॉपिक का लॉ है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एक डिपॉजिट का एक रूल है जिसका नाम है द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। इस रूल में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी, रूल को याद कीजिएगा बेटा, अगर मतलब एक पूरी लिस्ट है, नॉट अ डिपॉजिट, डिपॉजिट किसको किसको नहीं मानते उसकी पूरी एक लिस्ट है। और उस लिस्ट में क्या लिखा था, उस लिस्ट में लिखा था कि अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर से, अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से डिपॉजिट लेती है या लोन लेती है, देखो डिपॉजिट की डेफिनेशन बड़ी वास्ट है, उसमें कोई भी पैसा अगर कंपनी ले रही ना, चाहे उसको लोन का नाम दो या कुछ भी नाम दो, इट अमाउंट्स टू डिपॉजिट। ठीक है, तो लॉ ये बोलता है अगर कंपनी अपने डायरेक्टर से डिपॉजिट लेती है तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि डायरेक्टर को ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है। क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये जो पैसा हमने दिया है कंपनी को, ये आउट ऑफ ओन फंड पैसा दिया है, मतलब हमने कहीं से बोरो करके कंपनी को फंड नहीं दिया है। अगर डायरेक्टर डिक्लेरेशन देते हैं तो उस केस में इसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, और अगर डिपॉजिट नहीं माना जाएगा तो उस केस में कोई भी डिपॉजिट का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा एक बात और मुझे याद आ रही है, वो ये कि जो डिपॉजिट की टर्म है, डिपॉजिट कितने पीरियड का होना चाहिए, तो ये बात भी रूल्स में लिखी है। रूल में लिखा है कि मिनिमम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 36 मंथ तक का डिपॉजिट हो सकता है। ये सारी बातें किस में दी हुई है, रूल्स में दी हुई है। ठीक है, चलो अब मैं यहां पे पढ़ता हूं
क्या बोला देखो आप, तो कंपनी अपने डायरेक्टर से डिपॉजिट ले रही है 1.5 करोड़ का, और ये 24 महीने के बाद रिपेबल होगा। पर यहां तक पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आ गया कि डायरेक्टर से जो डिपॉजिट ले रही है तो डिपॉजिट के डेफिनेशन से बाहर हो गया, मतलब इसको डिपॉजिट मानेंगे ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोलता है, SCCL in the books of account record the receipt as a loan under the non current liability। अभी कंपनी ने क्या किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको लोन दिखाया, मतलब डिपॉजिट नहीं दिखाया। तो भाइयों आपने बुक में क्या दिखाया, इट डजंट मैटर, कंपनीज एक्ट उसको क्या बोलेगा, डिपॉजिट। ठीक है, इसके बाद एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन, ये कुछ बोल रहा है कि जब लोन दिया जा रहा था तो M मिश्रा, मतलब जो डायरेक्टर है, अफर्म्स इन राइटिंग, उसने राइटिंग में अफर्म किया, क्या बोला उसने राइटिंग में, कि such amount is not being given out of the fund acquired by him by borrowing or accepting loan or deposit from others and complete detail of loan transaction was furnished in the board report। आ गया बेटा, जो लॉ में लिखा था, लॉ में लिखा था कब डिपॉजिट ही माना जाएगा, जब डायरेक्टर लोन देते समय कंपनी को ये कमिट करता है, ये बोलता है कि ये पैसा मैं कहीं से उधार लाकर नहीं दे रहा हूं, ये मेरा खुद का पैसा है। ओके चलो ठीक है, मतलब सब चीजें सही है। तो अभी तक दिमाग में क्या गया, डिपॉजिट नहीं है। आगे बढ़िए, DBSL, ये एक और कंपनी की बात करिए, एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, बता रहे कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एज ऑन 1 नवंबर 2028। मतलब ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसने पब्लिक से डिपॉजिट लिया। तो आपको मालूम है पब्लिक से डिपॉजिट लिया जा सकता है, एलिजिबल पब्लिक कंपनियां डिपॉजिट ले सकती है। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है देखो, विच इज ड्यू फॉर रिपेमेंट ऑन 30 सितंबर 2013। रुक के सोचो जरा, देखो भाइयों ये लोन कब लिया है, 1 नवंबर 2018 को, और ये रिपेमेंट कब करने वाले हैं, 30 सितंबर 2023 को। जबकि अभी अपन ने क्या बात किया कि मैक्सिमम डिपॉजिट की टर्म कितनी होनी चाहिए, 36 मंथ, मतलब 3 साल। जबकि ये दिख रहा है बेटा 1 नवंबर 2018 से 30 सितंबर 2023, मतलब लगभग 5 साल के आसपास का टाइम हो रहा है। इसका मतलब यहां पे कंपनी ने गड़बड़ कर दी है, 3 साल से ज्यादा का डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, चलो और पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन तो आगे पूछेगा ना, ये तो पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग चलना चाहिए। चलो, DBSL ऑल्सो एक्सेप्ट लैप का मतलब क्या है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब ये जो कंपनी ना DBSL, इसने एक लोन भी लिया है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया है। ठीक है, फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए लोन लिया है। ठीक है, फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन 18 जून 2020। इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 10 साल का एक लोन लेके रखा है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लिया है। ठीक है, चार्ज वॉज क्रिएटेड ऑन दैट डेट, उसी दिन चार्ज क्रिएट हो गया। अब जरा याद कीजिएगा, चार्ज का टॉपिक भी आ गया। ये देखिए, यही तो सबसे खासियत बात है बेटा, पूरे के लॉ के बहुत सारे टॉपिक मिलकर इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपने को टफ लगते हैं, पर टफ होता नहीं है। हाँ जी, तो 18 जून को चार्ज क्रिएट किया है, उसी दिन क्रिएट हो गया लोन, जिस दिन लिया उस दिन चार्ज क्रिएट हो गया। आगे, बट DBSL नेग्लेक्टेड टू रजिस्टर द चार्ज विद द रजिस्ट्रार, लेकिन ROC को ये चार्ज रजिस्टर नहीं हो पाया। ठीक है, फाइनली एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज फर्निश्ड ऑन 18 अगस्त 2020। अब आप देख सकते हैं, आपको ये पढ़ के कुछ कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए, देखिए जो चार्ज है, जो चार्ज का टॉपिक है, वो टॉपिक में क्या लिखा है कि जो चार्ज है ये आपको ROC को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, कब तक, विद इन 30 डेज ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल फाइलिंग फीस। लेकिन अगर आप 30 दिन में चार्ज को फाइल नहीं कर पाए तो उस केस में आपको 30 दिन और एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल फाइलिंग फीस देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 30 दिन और भी खत्म हो गए, मतलब 30 दिन खत्म हो गए, मतलब क्या हुआ, नॉर्मल 30 दिन, क्रिएशन ऑफ चार्ज के 30 दिन, फिर उससे 30 दिन और खत्म हो गए, तो कुल मिला के ना डेट ऑफ क्रिएशन के 60 दिन खत्म हो गए। अभी भी आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं किया तो आपको 60 दिन और मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एड-वैलोरम फाइलिंग फीस। क्या पे करना पड़ेगा, एड-वैलोरम फाइलिंग फीस। तो अब जरा मैं चेक करता हूं, ये देखिए, ये कंपनी ने 18 जून को चार्ज क्रिएट किया है, तो देखते हैं कितना समय हुआ, और कंपनी एप्लीकेशन ROC को कब दे रही है, 18 अगस्त को। तो एक बार चेक करते हैं, 18 जून कितना दिन हो चुका है, एक बार चेक करें। हाँ जी बेटा, 18 जून, अगर देखा जाए तो 18 जून से 30 दिन के अंदर चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए था। तो 18 जून से जब 30 दिन काउंट करोगे तो कैसा बनेगा, 30 में से शुरू के 18 दिन माइनस कर दो तो कितना हो गया, 12 दिन जून का और 18 जुलाई, मतलब कुल मिला के ना 18 जुलाई तक 30 दिन का समय खत्म हो रहा है। तो 18 जुलाई तक अगर आप चार्ज को रजिस्टर्ड करते
तो नॉर्मल फाइलिंग फीस लगता। अच्छा ठीक है, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन अब क्या होगा, 30 दिन और देख लो आप। 18 जुलाई के बाद 30 दिन का और टाइम मिलता है, तो ये 30 दिन कितना हो रहा है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। भैया जुलाई है तो जुलाई 31 दिन का होता है, 31 में शुरू के 18 दिन माइनस कर दो तो कितना हो गया, 13 दिन, और प्लस 30 दिन के लिए और कितना चाहिए, 17। इसका मतलब क्या हुआ, 17 अगस्त 17 अगस्त तक और 30 दिन खत्म हो चुके हैं। अब जरा देखो बेटा, अब जरा देखिए कंपनी आरओसी के पास कब जा रहा है, 18 अगस्त को। इसका मतलब क्या हुआ, 60 दिन खत्म हो चुके हैं, नॉर्मल 30 दिन में खत्म हो गए। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, 18 जून को चार्ज क्रिएट हुआ ना, यहां तक 30 दिन होते हैं, यहां तक 30 दिन है, तो यहां तक 30 दिन कब खत्म हो गया, 18 जुलाई को। इसके बाद एक 30 दिन का समय और मिल रहा है, पर यह भी खत्म कब हो गया, 17 अगस्त। मतलब यहां तक आपके 17 अगस्त तक आपके 60 दिन खत्म हो चुके हैं, और ये कंपनी के पास कब जा रहा है, ये कंपनी के पास, ये आरओसी के पास कब जा रहा है, 18 अगस्त को, मतलब 60 दिन के बाद। तो अब हमको लॉ मालूम है कि अगर आप 60 डेज के बाद आप आरओसी के पास जाओगे ना, तो आप जा सकते हो, आप आरओसी के पास जा सकते हो, लेकिन आपको क्या पे करना पड़ेगा, एड वैलोरम फाइलिंग फीस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहां दिया है पूरा लॉ, ये पूरा लॉ दिया है सेक्शन नंबर 77 में। ये कहां दिया बेटा, सेक्शन नंबर 77 में, जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं अभी, तो मैं सिचुएशन देख देख के आपको लॉ को रिकॉल करवा रहा हूं। चलो इसके बाद और पढ़ते हैं क्या लिखा है। मतलब डिपॉजिट का भी आ गया चैप्टर, चार्ज का भी टॉपिक आ गया। चलो अब और पढ़ते हैं क्या लिखा है। SCCL, वही पुरानी वाली कंपनी, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है पांतौब साहिब, हिमाचल प्रदेश, ये इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो देहरादून में, उत्तराखंड में। बट अराउंड 15% ऑफ मेंबर हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर आर रेसिडेंट्स ऑफ नैनीताल, उत्तराखंड। देखो क्या बोल रहा है, एक ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ये है पांतो साहिब, हिमाचल प्रदेश में। इसका एक कॉर्पोरेट ऑफिस है देहरादून में, ये कहां पर है, उत्तराखंड में। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि इस कंपनी के जो 15% शेयर होल्डर है वो कहां रहते हैं बेटा, नैनीताल में। ठीक है, ठंडी प्रदेश में रहते हैं। ओके, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो अब क्या बोल रहा है, SCCL हैज अ लाइजनिंग ऑफिस एट नैनीताल। ये जो कंपनी है इसका लाइजनिंग ऑफिस है नैनीताल में। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज विलिंग टू प्लेस रजिस्टर ऑफ मेंबर एट द नैनीताल लाइजनिंग ऑफिस। एक और पॉइंट आ गया बेटा, एक और पॉइंट आ गया। अभी क्या बोल रहा है, ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी का मैनेजमेंट क्या चाहता है, मैनेजमेंट चाहता है कि जो कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर कहाँ रखना चाहते हैं, ये मेंटेन करना चाहता है नैनीताल ऑफिस में। अब जरा कुछ बातें बता दूं आपको आरओएम के बारे में। आरओएम का लॉ दिया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 88 में। आरओएम का लॉ दिया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 88 में, और सेक्शन नंबर 88 में क्या बोलता है, हर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड आरओएम मेंटेन करना पड़ेगा एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, लेकिन आप अपने आरओएम को किसी दूसरे प्लेस में रखना चाहते हैं, किसी अदर प्लेस में रखना चाहते हैं तो रख सकते हो, लेकिन इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले वो जो अदर प्लेस है नेचुरली विद इन इंडिया, वो इंडिया में ही कहीं होना चाहिए, इंडिया के बाहर में नहीं रख सकते आप। तो अदर प्लेस में, अगर अदर प्लेस में आप चाहो तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को आरओएम को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहले वो जिस अदर प्लेस में आप रखना चाहते हैं उसमें 10% से ज्यादा मेंबर, जो कंपनी के टोटल मेंबर है ना, उसका 10% से ज्यादा मेंबर उस प्लेस में रिसाइड करते हैं। और दूसरा, कंपनी को जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। लॉ ये बोलता है 88 का कि कंपनी का जो कंपनी का आरओएम है ना, वो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई दूसरे प्लेस इंडिया में कहीं रखना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो दूसरा प्लेस जहां पे आप आरओएम मेंटेन करना चाहते हो उस प्लेस में कंपनी के टोटल मेंबर का 10% से ज्यादा लोग रिसाइड करना चाहिए, और प्लस आपको जनरल मीटिंग में एसआर भी पास करना पड़ेगा। तो ये दोनों फॉर्मेलिटी पूरी करके हम ये कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसके ऊपर भी अपन ने बात कर लिया, सेक्शन 88 भी आ गया, मतलब रजिस्टर का भी लॉ आ गया। ठीक है, देखते जाओ।
3 लॉ आ चुके हैं अभी तक। अब और क्या बोला देखते हैं। नेक्स्ट, डीबीएसएल, मतलब वो अनलिस्टेड कंपनी की बात है। कन्वेंट्स 7th एजीएम, अपनी एजीएम 10th सितंबर को बुलाई, ठीक है, एट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो एजीएम के बारे में बात आते ही बेटा मेरे को सेक्शन नंबर 96 की याद आती है। और 96 क्या बोलता है कि जो एजीएम है वो कंपनी को अपने रजिस्टर ऑफिस में बुलाना पड़ेगा या अदर सिटी टाउन विलेज वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। लेकिन ये अनलिस्टेड कंपनी है ना, तो अनलिस्टेड कंपनी जो अपनी मीटिंग है वो मीटिंग कहां पे रख सकती है अनलिस्टेड कंपनी? ये अपनी मीटिंग एट एनी प्लेस इन इंडिया रख सकती है, कहीं और पर भी, लेकिन उसके लिए ऑल मेंबर की कंसेंट लेनी पड़ेगी इन राइटिंग एडवांस में, ठीक है। आगे अब क्या बोल रहा है, नोटिस वॉज सर्व्ड ऑन 21 अगस्त। ये जो एजीएम है इसकी नोटिस कब दी गई बेटा? 21 अगस्त को। अब आपको ये भी याद आना चाहिए नोटिस का लॉ दिया है 101 में। देखो तो मतलब क्यों टफ लगता है, क्योंकि दिमाग का दही हो जाता है। आपके दिमाग में सारे प्रोविजन होंगे ना, तभी आप यहां पे पहुंच पाएंगे। तो सेक्शन 101 किसके बारे में है? लेंथ ऑफ नोटिस के बारे में। ये किसके बारे में है? लेंथ ऑफ नोटिस के बारे में। और चलो एक बार पढ़ते हैं और क्या लिख रहा है। 78% ऑफ द मेंबर गेव कंसेंट टू कन्वीनिंग एजीएम एट शॉर्टर नोटिस ड्यू टू एम्बिग्यूटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर लॉकडाउन स्टार्टिंग फ्रॉम 11 सितंबर ऑन अकाउंट ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, ठीक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया कि शॉर्टर पीरियड की नोटिस है और 78% मेंबर ने अपनी कंसेंट दे दी कि भैया लॉकडाउन लगने वाला है, कोई बात नहीं, आप फटाफट एजीएम बुला के खत्म करो। अब शॉर्टर पीरियड की नोटिस का लॉ आपको याद दिला दूं, और पहले ये बात कर लेते हैं क्या शॉर्टर पीरियड की नोटिस है कि नहीं। ये केवल बेटा मैं खाना पूर्ति नहीं करना चाह रहा कि केवल आरटीपी फटाफट बता दूं, मैं उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट भी आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। तो देखिए ये क्या है, 10 सितंबर और 21 अगस्त। 21 अगस्त कंपनी ने नोटिस दिया और 10th सितंबर को कंपनी की मीटिंग है, एजीएम है। तो कैलकुलेशन कैसे होता है आपको ये देखना पड़ेगा, 21 क्लियर डेज है कि नहीं। तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले ग्रॉस डेज निकाल लो। ग्रॉस डेज का मतलब क्या हुआ, 21 अगस्त को भी गिनो और 10 सितंबर को भी गिनो। तो गिनोगे तो क्या होगा, अगस्त 31 दिन का है, उसमें शुरू के 20 दिन माइनस कर दो, तो ये हो गया 11 दिन अगस्त का, और प्लस 10 दिन सितंबर का, मतलब 21 तो ग्रॉस डेज आ रहा है। लेकिन उसमें आपको मालूम है 2 दिन करके माइनस करना पड़ेगा। कौन सा 2 दिन? एक तो सबसे पहले अगर कंपनी नोटिस भेजती है तो 48 घंटे मतलब 2 दिन के बाद ये मानते हैं कि सर हो गई, तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा क्लियर डेज निकालने के लिए। और अगर जो जिस दिन नोटिस सर होती है और जो डेट ऑफ मीटिंग है वो भी एक्सक्लूड करते हैं, 2 दिन वो भी माइनस हो गया। तो जब ये आप माइनस करोगे ना तो कितने क्लियर डेज की नोटिस हो रही है बेटा? तो ये हो गया 17 क्लियर डेज की नोटिस हो रही है। इसका मतलब नोटिस पक्का क्या है बेटा? शॉर्ट। ये नोटिस कितना है? शॉर्ट। अब जरा लॉ को याद कीजिएगा, लॉ ये बोलता है अगर एजीएम की शॉर्टर पीरियड की नोटिस देना चाहते हैं तो उस केस में एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर्स की कंसेंट लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 95% ऑफ टोटल मेंबर की कंसेंट लेना पड़ेगा। अब यहां पे कंपनी ने क्या किया देखो आप, यहां पे कंपनी ने कंसेंट, तो शॉर्टर नोटिस है तो पक्का है, कंपनी ने कंसेंट भी लिया है, लेकिन केवल कितने लोगों से? 78%। मतलब ये वैलिड नहीं है। तो मैंने पूरी चीजें कवर कर दी, पूरी चीजें, ठीक है। जो इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो जो सेक्शन आ रहे थे हमने सबको कवर कर लिया। और अब हम बात करते हैं इसके बेस पर, देखते हैं बेटा एमसीक्यूज क्या क्या पूछे जा रहे हैं। ओके, यस। अब क्वेश्चन नेचुरली पक्का है कि इजी लगेगा अपने को। पढ़ते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले, pick the right statement regarding SCCL willingness to keep and maintain the rest of member at the नैनीताल लाइजनिंग ऑफिस। नैनीताल लाइजनिंग ऑफिस जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई दूसरा प्लेस है, वहां पे रख सकता है कि नहीं रख सकता है? तो मैं सीधा सीधा देखो, पहला क्या लिखा है, रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल बी केप्ट आइदर द रजिस्टर ऑफिस और विद इन सेम सिटी एंड दैट डू बाय पासिंग रेजोल्यूशन, हेंस SCCL इज नॉट करेक्ट इन प्लेसिंग इट एट नैनीताल ऑफिस। गलत है, कर सकता है प्लेस। फिर सेकंड नंबर भी क्या है, कैन नॉट बी केप्ट, ये भी गलत है। थर्ड नंबर देखो, रजिस्टर ऑफ मेंबर कैन बी केप्ट, हाँ ये सही लग रहा है, एट द नैनीताल लाइजनिंग ऑफिस आफ्टर पासिंग एसआर। देखो एसआर पास करना पड़ेगा, बिकॉज मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर टोटल मेंबर एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर रिसाइड देयर। ये बिल्कुल सही है। मतलब लॉ आंसर क्या हो गया कि आरओएम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि एसआर भी पास हो गया और 1/10 से ज्यादा लोग भी तैयार हैं।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, देखो, विथ रेस्पेक्ट टू डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय डीबीएसएल, ये जो डीबीएसएल कंपनी उसने जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, उसने लगभग देखो 5 साल का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, है ना। क्या बोलता है, एंड इट्स ड्यूरेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। पहला, देयर इज नो रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट, क्या बोल दिया, ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना भाइयों। लॉ में क्या लिखा है, मिनिमम 6 महीना और ज्यादा से ज्यादा 36 महीने का डिपॉजिट कंपनियां एक्सेप्ट कर सकती है, तो ये पक्का गलत है। सेकंड नंबर, ये जो डीबीएसएल अनलिस्टेड कंपनी है तो ड्यूरेशन का लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, गलत है भैया। लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो कोई भी कंपनी हो, ड्यूरेशन का लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तीसरा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ बट नो अपर कैप टू लेंथ इज प्रोवाइडेड, ये भी गलत है। क्या बोलता है, मिनिमम का लॉ है पर मैक्सिमम का लॉ नहीं है, गलत है, मैक्सिमम का भी लॉ है। और तो पक्का है कि चौथा सही है। जरा पढ़ते हैं चौथा क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय डीबीएसएल इज इन वॉलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ, लॉ का वॉलेशन है क्योंकि बिकॉज मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस कैन नॉट एक्सीड 36 मंथ, बिल्कुल सही है। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर पे, विथ रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। देखो देखो बेटा, हमने जिन जिन पॉइंट को पकड़ा था वो पूरे पॉइंट एमसीक्यूज में मिल रहे हैं। तो ये चार्ज को आरओसी को रजिस्टर्ड करने की बात थी, तो हमने वहां से पता लगा लिया था कि 30 दिन भी चले गया, अगला 30 दिन चले गया, मतलब कुल मिला के उससे डिले हो रहा है तो एडवलरम फाइलिंग फीस आपको पे करना पड़ेगा। पढ़ते हैं क्या लिखा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, चार्ज कैन नॉट बी रजिस्टर्ड नाउ, गलत है। क्या बोला, चार्ज अब रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता भाई। 30 दिन और 60 दिन, 120 दिन का टोटल समय मिलता है। नेक्स्ट, चार्ज कैन बी रजिस्टर्ड, हाँ ये सही बोल रहा है, इफ रजिस्ट्रार परमिट विद द पेमेंट ऑफ एडवलरम फीस, बिल्कुल सही है। आरओसी परमिट कर सकता, आरओसी से पूछना पड़ेगा, आरओसी परमिट कर सकता है लेकिन क्या पे करना पड़ेगा, एडवलरम फीस। एक बार और पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, चार्ज कैन बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रार परमिट बट विद द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, इसलिए गलत है। एडिशनल फीस कब पे करना पड़ता है, जब नॉर्मल 30 दिन का समय खत्म होता है तो अगले 30 दिन के लिए एडिशनल फीस है, पर ये तो उससे भी डिले हो गया ना, तो उससे डिले होगा तो फिर क्या पे करना पड़ेगा, एडवलरम फीस। तो नेचुरली आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये तो लिखा है स्टैंडर्ड फीस पे करके, ऐसा कोई लॉ में वर्ड ही नहीं है। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू लोन एडवांस बाय एम मिस्टर टू एसएससीएल। याद करो, हमने पूरी छानबीन कर ली है इसकी, वो जो कंपनी का जो डायरेक्टर उसने कंपनी को लोन दिया और उसने ये लिख कर दिया था कि ये जो पैसा है ना ये मैंने बोरो करके नहीं दिया, तो वो लोन बिल्कुल उसको डिपॉजिट ही नहीं मानते, याद है ना, पढ़ते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है बताइए, उसको डिपॉजिट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो आंसर क्या होगा, इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो पहला बोलता है डिपॉजिट मानेंगे, गलत है। दूसरा बोलता है डिपॉजिट नहीं मानेंगे, गलत है। तीसरा बोलता है डिपॉजिट नहीं है, हाँ बात तो सही है, बिकॉज सच अमाउंट इज रिकॉर्डेड एज लोन, गलत है। क्या बोल रहा है, डिपॉजिट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसको हमने लोन क्लासिफाई किया है। देखो, आपने अकाउंट में भले उसको लोन लिखा हो तो उसकी वजह से डिपॉजिट नहीं है, ऐसा नहीं है, वो डिपॉजिट तो है, तो ये लॉजिक गलत है। चौथा नंबर देखो, नॉट ए डिपॉजिट, सही है, बिकॉज रिटर्न डिक्लेरेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम मिश्रा हु वाज द डायरेक्टर। क्या बोला उसने कि ये जो मैंने पैसा दिया है ये बोरो करके या कहीं से लोन लेकर मैंने नहीं दिया, तो ये लॉजिक बिल्कुल सही है। वो डायरेक्टर ने रिटर्न डिक्लेरेशन दिया कि जो पैसा ना ये पैसा मैंने बोरो करके नहीं दिया, तो ये जो लॉजिक है बिल्कुल सही है, इस वजह से इसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर पांचवा क्वेश्चन देखो आप, कंसिडरिंग द प्रोविजन रिलेटिंग टू लेंथ ऑफ नोटिस। हाँ बात कर चुके हैं एजीएम का, लेंथ ऑफ नोटिस क्या बोलता है, कौन सा सही है। तो अपने दिमाग में है ना कि शॉर्टर पीरियड की नोटिस अगर एजीएम की है तो उस केस में नॉट लेस देन 95% ऑफ मेंबर की कंसेंट होना चाहिए। तो देख लो नॉट लेस देन 95 कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 75 दिख रहा है, यहाँ 50 दिख रहा है। हाँ ये देखो, नोटिस सर्व्ड बाय डीबीसीएल नॉट वैलिड, बिकॉज वैलिड नहीं है, बिकॉज नोटिस गिवन विथ शॉर्टर ड्यूरेशन हैज टू बी कंसिडर्ड बाय एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। तो 95% लोग की कंसेंट चाहिए थी, जबकि यहाँ पे केवल 78% लोग की कंसेंट मिली है, तो ये नोटिस शॉर्टर पीरियड की जो नोटिस है वैलिड नहीं है। ओके, तो इस केस लॉ के बेस पर 5 टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन। ओके, लेकिन टफ नहीं है अगर आपको लॉ की क्लैरिटी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013।
मतलब आपको बोला है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कंपनीज एक्ट के विपरीत है, अगेंस्ट में। पहला क्या बोला, प्राइवेट कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इट्स सिक्योरिटी, ये तो बिल्कुल सही है भाई। प्राइवेट कंपनी को ये पावर है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, बिल्कुल सही है। पब्लिक इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कंपनी हैज टू पास एसआर फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, ये भी बिल्कुल सही है जी। मतलब ये तो अब आपको लॉ की क्लैरिटी होना चाहिए। जो प्राइवेट प्लेसमेंट का लॉ है ना, जो प्राइवेट प्लेसमेंट का लॉ है उस लॉ में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए आपको जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और फिर एसआर भी पास करना पड़ेगा। इसके बाद मिनिमम ऑफर पर पर्सन शुड हैव मार्केट वैल्यू ऑफ 20,000, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि वहां पे जो रूल्स हैं, द कंपनीज प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014, उसमें ये 20,000 रुपए ना, ये मैक्सिमम लिमिट है। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में जब अपन ऑफर करते हैं ना, तो वो जो ऑफर है पर पर्सन 20,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा का ऑफर नहीं होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम लिमिट है। जबकि यहां पे क्या बोल रहा है, मिनिमम ऑफर, तो ये बिल्कुल गलत है, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो ये जो लाइन लिखी ना, ये कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में, तो ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर होगा। लेकिन मैं डी नंबर भी पढ़ लेता हूं, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, बिल्कुल सही है। पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, पब्लिक प्लेसमेंट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसके बाद फोर्थ नंबर पढ़ते हैं, क्या लिखा है, विशाल लैंड्स हॉर्स टू प्रीत, विशाल ने अपना घोड़ा लैंड दिया, किराए से दिया प्रीत को, ठीक है। हॉर्स इज विशियस, द हॉर्स इज विशियस मतलब क्या, खतरनाक है, डेंजरस है, मारपीट करता है लोगों के साथ, ये घोड़ा इसका, हाँ, विच इज नोन टू विशाल, और अपने घोड़ों की हरकतें के बारे में विशाल को पता है कि मेरा घोड़ा कैसा है, बट ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू प्रीत, लेकिन उसने प्रीत को ये बात नहीं बताई। ये पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बेटा, क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को याद कीजिएगा। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर 151 है ना, इसमें क्या लिखा है, इसमें है ड्यूटी ऑफ बेलर, इसमें है ड्यूटी ऑफ बेलर। बेलर की ड्यूटी क्या है, बेलर की ड्यूटी होती है कि जब वो गुड्स अपना बेली को देता है, तो उस केस में जितना भी उसको नोन फॉल्ट है, अपने गुड्स में जो भी नोन फॉल्ट है, इसकी ड्यूटी है कि वो बेली को डिस्क्लोज करे, बेली को इसके बारे में बता दे, डिस्क्लोज कर दे। और अगर इसने डिस्क्लोज नहीं किया, इसने अगर डिस्क्लोज नहीं किया और अगर बेली को नुकसान हो गया, तो उस केस में वो डैमेजेस के लिए बेटा लायबल होगा। बेली को जो नुकसान होगा, भाई सोचो ना क्या हुआ, वो जो बेली घोड़े पे बैठ गया, पता चला वो तो घोड़ा तो गधा था, है ना, उसने एक लात मारी, वो फेंका गया, तो उस केस में क्या होगा, बेली को जो टांग टूटी है, जो अस्पताल का खर्चा है, वो पूरा का पूरा खर्चा किसको उठाना पड़ेगा, बेलर को। ओके, तो क्या बोला आपको, देखो क्या लिखा है, द हॉर्स रन अवे, जो घोड़ा है वो भाग गया, ठीक है, प्रीत गिर गया, इंजर्ड हो गया, और आईसी के हिसाब से बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या बोला, प्रीत इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंजुरी, गलत है। सेकंड नंबर, दो हॉर्स बिलोंग टू विशाल बट ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, भले क्या बोलता है, भले विशाल का घोड़ा है लेकिन विशाल को लायबल नहीं करेंगे, गलत है, विशाल को लायबल करेंगे। विशाल इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रीत फॉर डैमेजेस सस्टेन, बिल्कुल सही है, विशाल को हर्जाने का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद और ये क्या बोला, नो वन कैन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, गलत है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एज पर आईसीए एनी गारंटी गिवन, एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय क्रेडिटर कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज, मतलब क्या बोल रहा है, अगर गारंटी ऑब्टेन की गई है, गारंटी प्राप्त की गई है मिसरिप्रेजेंट करके, कुछ गलत चीजें बताकर गारंटी प्राप्त कर ली है, तो उस केस में वो जो गारंटी है वो गारंटी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि गारंटी जो देता है तो उसको पहले आपको पूरे फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ चीजें छुपा के किसी से गारंटी ले ली है, तो उस केस में वो गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। मतलब अगर कल को डिफॉल्ट होगा तो उस केस में गारंटर विल नॉट बी लायबल। ओके, चलिए दोस्तों सेकंड पार्ट में आते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। तो डिटेल क्वेश्चन में क्या होगा आपको, इसमें मैं बता दूं, जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 से लेकर 122 तक के जो क्वेश्चन है मैं लूंगा, और इसके बाद 123 से लेकर 148 तक के जो क्वेश्चन होंगे ना, ये लवी सर अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 बाद में कवर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसके ऊपर बात करते हैं। ये मैंने हाईलाइट करके रखा है ताकि आपका समय बचे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है,
कि एक मिस्टर बिंद्रा है, इनके पास 950 इक्विटी शेयर्स है सेक्शन 8 कंपनी के। सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनपीओ, आपको याद है ना, एनपीओ बिजनेस नहीं करना जिसका उद्देश्य होता है। और ये जो कंपनियां होती है, ये कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है वो अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाते हैं, और ये कंपनी कभी भी अपने मेंबर को डिविडेंड नहीं बांट सकती। ये सेक्शन 8 कंपनी का लॉ है। तो अभी क्या लिखा है देखो आप, ये जो कंपनी है ये डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रही है। सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, गलत है। तो आपको यही बोला है कि बताइए ये जो एक्ट है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से है कि नहीं। तो नेचुरली इसका आंसर क्या होगा, नो। एक बार मैं आंसर दिखा दूं आपको, ये देखिए यहां पे लिखा है कि सेक्शन 8 के हिसाब से जो सेक्शन 8 कंपनी होती है इसका उद्देश्य होता है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए, और ये कंपनी कभी भी, देखो ना क्या लिखा है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिक्लेयरिंग डिविडेंड टू मेंबर, ये अपने मेंबर को कभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। इनका अगर कोई प्रॉफिट होगा तो अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाएंगे। तो यहां पे सीधा सीधा हो गया कि ये जो डिविडेंड बांट रहे हैं ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 3-2 रवि सर कवर करेंगे। 4th नंबर पे बात करते हैं। 4th नंबर में लिखा है बेटा कुछ खास, पढ़ते हैं क्या लिखा है देखो। एक कंपनी ने जनरल मीटिंग कॉल की है 15 अप्रैल 19 को 3 बजे, ठीक है, 15 अप्रैल को 3 बजे की मीटिंग है। उसके बाद कंपनी ने लिख के रखा है अपने आर्टिकल में कि जो प्रॉक्सी है, मैंने हाईलाइटेड वर्ड जो किया ना उसको बस देखते आओ, ये 48 घंटे पहले, मीटिंग के कम से कम 48 घंटे के पहले जमा होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ गया होगा सेक्शन नंबर 105 जो प्रॉक्सी के बारे में है, और लॉ में लिखा है कि जो प्रॉक्सी फॉर्म है ये मीटिंग के 48 घंटे पहले कंपनी को जमा हो जाना चाहिए। तो कंपनी ने जो लिख के रखा बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ देखो आप, मिस्टर एक्स, अब ये बात करें कि हुआ क्या, मिस्टर एक्स जो कि कंपनी का मेंबर है ना, इसने मिस्टर वाई को प्रॉक्सी अपॉइंट किया। ये कब अपॉइंट किया, 10 अप्रैल को अपॉइंट किया। और ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है ये कंपनी को मिला कब है, डिपॉजिट कब हुआ, ये कंपनी को डिपॉजिट हुआ है 11 अप्रैल को। तो जरा सोचना है, ये जो कंपनी का मेंबर है एक्स, इसने वाई को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट किया, ये 10 अप्रैल को इसने प्रॉक्सी फॉर्म अपॉइंट किया, लेकिन ये कंपनी को मिला कब है, 11 अप्रैल को। अब जरा देखो कंपनी की मीटिंग कब है, कंपनी की मीटिंग है 15 अप्रैल को 3 बजे, 15 अप्रैल को 3 बजे कंपनी की मीटिंग है। तो प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड कब होगा, जब ये 48 घंटे पहले पहुंच जाए। और 48 घंटे मतलब क्या हुआ, 13 अप्रैल को 3 बजे के पहले पहले तक जो पहुंच जाएगा वो प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड होगा। तो इसका प्रॉक्सी फॉर्म कब पहुंचा बेटा, 11 अप्रैल को, इसका मतलब 13 तारीख से पहले पहुंच गया ना, तो ये प्रॉक्सी फॉर्म बिल्कुल वैलिड होगा। तो वाई का जो वाई है ना वो वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर पाएगा क्योंकि उसको वैलिड तरीके से अपॉइंट किया गया है। इसके बाद अनदर मेंबर, एक और मेंबर है जिसका नाम है मिस्टर डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने 2 प्रॉक्सी अपॉइंट किए, एक एम को और एक एन को। तो अब आपको लॉ याद होगा कि अगर एक मेंबर 2 प्रॉक्सी को अपॉइंट करता है तो दोनों के दोनों अगर टाइम पर जमा हो गए तो उस केस में बाद वाला प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड होगा। लेकिन पहला वाला टाइम पर है, अर्लियर टाइम पर है, और जो बाद वाला वो टाइम के बाहर है, तो उस केस में बाहर वाला, दूसरा वाला तो इनवैलिड हो जाएगा, लेटर वाला इनवैलिड हो जाएगा, तो जो अर्लियर वाला है वो वैलिड होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, पढ़ते हैं क्या हुआ। एम और एन को अपॉइंट किया, जो एम है उसका प्रॉक्सी फॉर्म 12 अप्रैल को है, और ये कंपनी को डिपॉजिट कब किया, सेम डेट, मतलब एम का जो प्रॉक्सी है ना वो 12 तारीख को अपॉइंट किया गया था, और कंपनी को जमा भी कब हो गया, 12 तारीख को कंपनी को पहुंच भी गया, ठीक है। इसके बाद अब क्या हुआ, मिस्टर एन, इसके बाद इसने एक और प्रॉक्सी अपॉइंट किया मिस्टर एन, इसका फॉर्म जमा कब हो रहा है, 14 अप्रैल को। तो आप समझ रहे होंगे बेटा, मीटिंग है 15 अप्रैल को और प्रॉक्सी फॉर्म 14 अप्रैल को आ रहा है, तो ये तो इनवैलिड हो गया क्योंकि 2 दिन पहले आना चाहिए था। तो एन का प्रॉक्सी फॉर्म इनवैलिड हो गया, तो फॉर्म किसका वैलिड होगा, एम का। तो कुल मिला के उधर एक्स का वाई वाला फॉर्म वैलिड होगा, और यहाँ पे एम का फॉर्म जो है ना ये वैलिड होगा, एन का फॉर्म इनवैलिड होगा। तो ये आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या लिखा है, आपको एक बैलेंस शीट दी है शिवा सीमेंट लिमिटेड की। इसमें ऑथराइज कैपिटल है, इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल है, फ्री रिजर्व दिया है आपको 3 करोड़ का, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो बोनस इशू करना चाहते हैं, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। बोनस शेयर आते ही आपको याद आना चाहिए सेक्शन नंबर 63। बोनस शेयर देखते ही क्या याद आना चाहिए आपको, सेक्शन नंबर 63, जो ये बोलता है कि कोई भी कंपनी बोनस शेयर दे सकती है, और ये जो बोनस शेयर है ये कंपनी दे सकती है आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, आउट ऑफ रिजर्व्स और सीआरआर अकाउंट से। ये 3 जगह से बोनस आप दे सकते हैं। तो कंपनी कितना बोनस दे रही है, 2 शेयर के बदले में 1 शेयर। तो एक बार हिसाब करो जरा,
ऑथराइज कैपिटल से अपने को मतलब नहीं है। कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है, 10 लाख, तो 10 लाख शेयर वालों को कितना शेयर इशू करेगी, 5 लाख बोनस शेयर। दो के बदले में मतलब 10 लाख वालों को 5 लाख शेयर देंगे बोनस के रूप में, और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। मतलब कंपनी कुल मिला के 50 लाख रुपए का, कंपनी कुल मिला के 50 लाख रुपए का बोनस शेयर देना चाहती है, 50 लाख रुपए का बोनस शेयर देना चाहती है। तो और हमने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, बोनस कहां से देते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्रीजर, सीआरआर। तो यहाँ पे देखो जरा, क्या कंपनी के पास ये तीनों में कोई एक क्या है, कितना फ्रीजर और कितना है, 3 करोड़, जबकि कंपनी कितना बोनस शेयर देना चाहती है, 50 लाख का। मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम, कंपनी हैज सफिशिएंट रिजर्व्स, तो बोनस कैन बी गिवन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा देखो आप, बीओडी जानना चाहते हैं कि क्या कंडीशंस और किस तरीके से बोनस शेयर इशू करना चाहते हैं। मतलब आपको 63 पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको 63 रिकॉल करा दूं। ये देखिए 63 फ्रीजर में से दे सकते हैं, एसपी में से, सीआरआर में से दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कंडीशन देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए, है ना, कंपनी आर्टिकल में प्रोविजन होगी तभी बोनस दे सकता है। बीओडी रिकमेंड करता है और जनरल मीटिंग उसको अप्रूव करते हैं। बीओडी रिकमेंड करता है बोनस को और जनरल मीटिंग में उसको फाइनल करते हैं। इसके बाद अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करके रखा है फिक्स डिपॉजिट और डेट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का रिपेमेंट करने में, तो बोनस नहीं दे सकते। इसके बाद अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करके रखा है एम्प्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करने में, मतलब एम्प्लॉय को जो बोनस वगैरह देते ना, तो बोनस ग्रेजुटी वगैरह को पेमेंट करने में डिफॉल्ट करोगे तो बोनस नहीं दे पाओगे। इसके बाद पार्टली पेड अप शेयर्स पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट होंगे, मतलब केवल फुल्ली पेड अप शेयर को बोनस के रूप में दे सकते हैं और उन्हीं को आप बोनस दे सकते हो जिनका शेयर फुल्ली पेड अप हो चुका है। इसके बाद फिर एक बात ये भी लिखा है कि एक बार बीओडी ने अनाउंस कर दिया ना बोनस को, तो उसके बाद वो उसको वापस नहीं ले सकते और बोनस डिविडेंड के बदले बोनस नहीं दे सकते। ये सब बातें 63 में लिखी हुई है। और ये जो मैंने बताया कि 50 लाख रुपए का बोनस देना चाहते हैं जबकि कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने यहां पे बोनस इशू के लॉ को कंप्लाई किया है, तो कंपनी बोनस देने के लिए को प्रोसीड कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, प्रेस्टाइन लिमिटेड अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ठीक है, अभी इसने क्या हुआ, एजीएम कॉल किया है 31 अगस्त को एजीएम कॉल किया। ठीक है, इसके बाद 10 डेज ऑफ पास सिंस, मतलब 31 एजीएम होने के 10 दिन खत्म हो चुके हैं, बट इसने अभी तक रिपोर्ट फाइल नहीं की है। याद कीजिएगा बेटा, सेक्शन नंबर 121 कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 121 क्या बोलता है, 121 एप्लीकेबल है फॉर लिस्टेड पब्लिक कंपनी ओनली। और लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ये बोला गया है कि जब आपकी एजीएम कंक्लूड होती है, तो कंक्लूड होने के 30 दिन के अंदर आपको एमजीटी 15 में एनुअल रिटर्न बना के आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। और ये एनुअल रिटर्न में बेसिकली आप ये बताते हैं कि जो हमने एजीएम कॉल किए ना वो प्रॉपर तरीके से कॉल किए है, मतलब एजीएम कैसे आपने कॉल की है वो पूरी की पूरी जानकारी एक रिपोर्ट बना के आपको देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर। तो अभी तो 10 ही दिन खत्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, फटाफट 30 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। किया लिमिटेड डिसाइड टू इशू 1 लाख सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, मतलब सिक्योरिटी इशू करना चाहती है कंपनी। ठीक है, द कंपनी डिसाइड टू पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट, जो कंपनी सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, कंपनी चाहती है उसका पेपर में एडवर्टीजमेंट किया जाए ताकि लोग हमारे से इनवाइट करें, सब्सक्राइब करें। ऑफ द प्रोस्पेक्टस के लिए कंपनी एक एडवर्टीजमेंट इशू करना चाहती है। आपको बोलता है बताइए उस एडवर्टीजमेंट में क्या क्या कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 30 के ऊपर बेस है। कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 30 के ऊपर बेस है। और सेक्शन 30 में क्या लिखा है कि कोई भी कंपनी, अगर जो ऐसी कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती है, उस प्रोस्पेक्टस के बारे में अगर आप पेपर में ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन आपको एमओए के, आपकी जो कंपनी है ना, आपकी कंपनी का जो एमओए है ना, उसके जितने भी कंटेंट है वो पूरे कंटेंट की जानकारी आपको एडवर्टीजमेंट में देना पड़ेगा। जैसे कि हमारी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, हमारी कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी, हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, तो ये जितनी भी बातें हैं ना, ये पूरी बातें आपको बतानी पड़ेगी। एक बार मैं इसको भी लॉ दिखा दूं आपको। ये देखिए, ये सेक्शन 30 का क्वेश्चन हो गया।
तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसके बाद मेंबर की लायबिलिटी क्या है, शेयर कैपिटल की अमाउंट क्या है, सिग्नेचरीज के नाम क्या है, एमओई की सिग्नेचरी मतलब सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर्स की डिटेल बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर, हर सब्सक्राइबर कितना शेयर परचेस करने वाला है उसकी जानकारी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी मतलब इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, जितने भी टाइप ऑफ शेयर्स हैं उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 30 का एक क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यह है एक नदीम है, इसने एक ओपीसी बनाया और इसने अपनी बहन को नॉमिनी बना दिया। बिल्कुल बना सकते हैं भाई, याद कीजिएगा ओपीसी का जो नॉमिनी है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो होना चाहिए बेटा, पहला नेचुरल पर्सन, याद कीजिएगा नेचुरल पर्सन होना चाहिए, प्लस इंडियन सिटीजन होना चाहिए और प्लस रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। अभी जो रेसिडेंट इन इंडिया है उसको डिफाइन किया गया है कि एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, ये मेंबर का भी और नॉमिनी का भी है, मतलब जो ओपीसी बनाता है और जो ओपीसी का जो मेंबर जिसको नॉमिनी अपॉइंट करता है, ये दोनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। और जब अगर ये कंडीशन किसी भी समय अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही ना तीनों, तो उस केस में अब वो पर्सन मेंबर नहीं रह पाएगा या वो पर्सन कंपनी का उस मेंबर का नॉमिनी नहीं रह पाएगा, उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब क्या हुआ, उसने अपनी सिस्टर को नॉमिनी बना दिया, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, अब ये जो सिस्टर है ना ये परमानेंटली इंडिया छोड़ रही है, परमानेंटली इंडिया छोड़ रही है मतलब वो रेसिडेंट नहीं रह पाएगी, क्योंकि रेसिडेंट होने के लिए इंडिया में 182 दिनों से ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी मैरिज होगी इसलिए परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रही है और ये अपनी कंसेंट को विड्रॉ करना चाहती है, मतलब नॉमिनी जो है ना वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ करना चाहती है कि मैं अब नॉमिनी नहीं बनना चाहती। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, आपको दो क्वेश्चन के ऊपर जवाब देना है। पहला, ये जो निशा है उसकी बहन, ये इंडिया परमानेंटली छोड़ रही है, तो क्या उसके लिए मैंडेटरी है कि विड्रॉ करे? यस मैंडेटरी है, क्योंकि वो रेसिडेंट नहीं रहेगी ना, तो उसको मैंडेटरी है कि वो अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले ले ताकि किसी दूसरे नॉमिनी को अपॉइंट कर पाए, क्योंकि इसमें ये जो तीसरी कंडीशन है रेसिडेंट इंडिया वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या बोला, देखो आप, निशा मेंटेन द स्टेटस ऑफ, अगर निशा इंडिया में रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेटस मेंटेन करना चाह रही है आफ्टर मैरिज, वो कब हो पाएगा, जब उसका इंडिया में भी कोई घर है और वो इंडिया आती जाती रहती है। तो इंडिया में अगर 182 दिनों से ज्यादा अगर वो इंडिया में रहती है, मतलब वो उसका स्टेटस मेंटेन हो रहा है, तो उस केस में क्या ये नॉमिनेशन कंटिन्यू रहेगा क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल कंटिन्यू रह सकते हैं, भले आप बाहर जाओ ना कोई दिक्कत नहीं है, पर इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा। और ये वाला जो लॉ है ना बेटा, ये 1 अप्रैल से बदल चुका है, लेकिन खैर वो नवंबर जो एग्जाम है उनके लिए एप्लीकेबल है, तो अभी मैं कुछ कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, मई एग्जाम के लिए जो हम लोग बात करें वही एप्लीकेबल होगा। तो ये पूरा कंपनीज एक्ट का अपना पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया। और अब मैं आ रहा हूं बेटा आईसीए में। चलिए स्टार्ट करते हैं, आईसीए क्या बोलता है। आईसीए का पहला क्वेश्चन है, आकाश एक फेमस मैन्युफैक्चरर है। हाँ जी, चलिए बेटा क्या लिखा देखो, आकाश एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, उसने प्रशांत को, ये आकाश है, उसने प्रशांत को अपना एजेंट अपॉइंट किया, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया उसका एजेंट, ठीक है। प्रशांत इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ रिकवरिंग मनी, मतलब प्रशांत को उसने क्या बोला कि तू मेरे जितने भी डेटर्स हैं उनसे तू पैसा वसूल कर, ठीक है जी। हाँ, इसके बाद अब उसके लिए 15,000 रुपए का रेमिशन फिक्स किया गया है आकाश प्रशांत का, मतलब प्रशांत एजेंट अपॉइंट हो रहा है और प्रशांत को क्या बोला गया, तुम पैसे रिकवर करो और 15,000 रुपए का मंथली रेमिशन तुमको मिलेगा, रिकवरी करोगे तो, ठीक है जी। इसके बाद अब एक पर्टिकुलर मंथ में 40,000 रुपए प्रशांत ने रिकवर कर लिए, ठीक है। अब प्रशांत ने क्या किया, 40,000 रुपए पूरे नहीं दिया आकाश को, उसने क्या किया, उसमें पहले से अपनी सैलरी काटी 15,000 की, और जो 25,000 रुपए है, जो 25,000 रुपए है ये उसने पेमेंट कर दिया अपने प्रिंसिपल को। तो आपको बोला बताइए प्रशांत का ये जो एक्ट है ये वैलिड है कि नहीं है। तो नेचुरली सेक्शन नंबर 202 आईसीए का जो बोलता है कि अगर इफ द एजेंसी इज कपल्ड विद द इंटरेस्ट, अगर एजेंसी में एजेंट का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उस केस में वो एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता। और एक और सेक्शन है जो सेक्शन नंबर 218 है, सेक्शन नंबर 218 है एजेंसी के लॉ का, उसमें लिखा है कि एजेंट को ये पावर है कि
अगर एजेंट कोई पैसा रिकवर करता है तो उसमें जो उसका रेमिशन है वो डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट वो अपने प्रिंसिपल को पे कर सकता है, बिल्कुल वैलिड है। तो आपको यही बोल रहा है कि बताइए प्रशांत ने जो पैसा काट कर जो उसको 25,000 रुपए पे किया है क्या वो वैलिड है? तो आंसर इज यस, इट इज वैलिड। एजेंट को ये पावर है कि वो जो भी अमाउंट कलेक्ट करता है उसमें अपना रेमिशन काट ले, अपने खर्चे काट ले, जो बैलेंस अमाउंट होगा वो पे करेगा। तो प्रशांत का ये एक्ट बिल्कुल वैलिड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एनआई एक्ट की तरफ। एनआई एक्ट में क्या लिखा देखिए आपको डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करना है। एक बिल ड्रॉ किया गया है 1 जून 2019 को और ये पेबल है 120 डेज आफ्टर, ठीक है, और आपको ड्यू डेट निकालना है, मैच्योरिटी डेट निकालना है। तो याद कीजिएगा अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ दिनों के बाद पेबल है तो जब आप डेज की काउंटिंग करते हो तो जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया है दैट डे विल बी एक्सक्लूडेड। मतलब 120 दिन आपको काउंट करना है ना, तो 1 जून को छोड़ दो और उसके बाद 120 दिन निकालिए और उसके बाद 3 ग्रेस डेज तो आपको ऐड ही करना है। फिर वो जो डेट आएगी वो आएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना, अगर वो जो डेट ऑफ मैच्योरिटी आपने निकाली है वो अगर पब्लिक हॉलिडे को आ गई तो उस केस में इसका ड्यू डेट कब आएगी? 1 दिन के पहले, क्योंकि लॉ लिखा है कि इफ मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलिडे को मैच्योरिटी डेट आ गई तो इंस्ट्रूमेंट विल बी पेबल ऑन नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये देखिए 1 जून में 120 दिन जोड़ेंगे प्लस 3 ग्रेस डे स्क्वायर करेंगे तो मैच्योरिटी डेट आएगा। तो जून में 1 जून को लिखा गया है और जून है 30 दिन का, तो 29 दिन आपको जून के गिनने। फिर जुलाई का, ये जुलाई का हो गया 31 दिन, अगस्त का 31 दिन, फिर ये 120 दिन होने के लिए 29 सितंबर का जोड़ेंगे तो 120 दिन हो गया। तो 29 सितंबर 120वां दिन आ गया, उसमें 3 दिन ऐड कर लोगे तो कितना हो गया? 2 अक्टूबर। लेकिन 2 अक्टूबर इज अ पब्लिक हॉलिडे तो एक दिन पहले आएगा 1 अक्टूबर। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, इसके बाद 10 का सेकंड नंबर क्या बोला देखिए, चंद्रा ने एक 50,000 रुपए का चेक इशू किया दये को और चंद्रा का सफिशिएंट अमाउंट भी था, मतलब बैंक में पैसा भी था, उसने 50,000 रुपए का एक चेक दिया। आगे देखते हैं, लेकिन वो जो चेक है ना वो रीजनेबल टाइम के अंदर बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, जो दये है उसने प्रेजेंट नहीं किया, तो और इन द मीन टाइम बैंक इंसॉल्वेंट हो गया। तो बताइए ये जो दये है क्या वो चंद्रा से पैसा रिकवर कर पाएगा क्या? तो एनआईए का प्रोविजन याद कीजिएगा, वहां पे ये पड़ा हुआ है कि अगर एक ड्रॉवर ने किसी पेई को या होल्डर को चेक दिया और वो जो होल्डर है उसने रीजनेबल टाइम के अंदर चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, इन द मीन टाइम बैंक अगर फेल हो गया ना तो उस केस में ड्रॉवर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या हुआ बेटा, ये जो दये है ना, जो ये क्या करेगा, इसको 50,000 रुपए का चेक दिया गया लेकिन उसने रीजनेबल टाइम के अंदर जमा नहीं किया और इसी बीच बैंक इंसॉल्वेंट हो गया, तो चंद्रा की गलती थोड़ी है। वो क्या बोलेगा, अगर तुम बैंक में जाते तो तुमको पैसा मिल जाता। तो उस केस में ये जो दया है ना ये बैंक का क्रेडिटर बन जाएगा। मतलब बैंक इंसॉल्वेंट हो चुका है बैंक, तो बैंक हो सकता है कि सबको 1 रुपए के बदले में अगर बैंक वाला सबको 50 पैसे बांट रहा है, 50 पैसे, तो इसको जो 50,000 है, 50,000 की जगह उसको कितना मिल जाएगा? 25,000 रुपए। ठीक है, तो बैंक का क्रेडिटर बन जाएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या बोला है, क्या ये चंद्रा से रिकवर कर पाएगा क्या? आंसर इज नो, चंद्रा अपनी लायबिलिटी से हो जाता है डिस्चार्ज। और एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद में फिर लवी सर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, इंटरप्रिटेशन का एक टॉपिक है जिसमें बोला है कि यूसेज, कस्टम और प्रैक्टिस का इंटरप्रिटेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये तो प्लेन क्वेश्चन है बेटा, आपको मालूम है कि यूसेज का मतलब क्या होता है कि पब्लिक ने अभी तक किसी काम को कैसे किया। तो अगर लॉ की लैंग्वेज क्लियर नहीं होती ना तो ये भी देखा जाता है इंटरप्रेट करने के लिए कि पब्लिक ने उसको कैसे समझा है, अभी तक पब्लिक उस काम को कैसे करते हैं, कस्टम क्या है, तो उसको भी इंटरप्रिटेशन के, उसको भी कोर्ट ये मानता है कि पब्लिक इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। तो अगर लॉ की लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो हम लोग कस्टम या यूसेज का भी सहारा लेते हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ओके, बाय बाय। Hello friends, in this video I shall discuss with you certain questions of company law RTP May 21, and I am going to deal with the questions which are relating to section 123 to section 148 and General Clause Act. So let us start with the detailed questions first. See this question. The board of directors
of Amit Limited requested its statutory auditor to accept the assignment of designing and implementation of suitable financial information system. So हिंदी में एक कंपनी है जिसका नाम अमित लिमिटेड है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिक्वेस्ट की है कि वो एक एडिशनल काम करे कंपनी के लिए, जो कि है डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये रिक्वेस्ट ऑडिटर को मिली। हाउ विल यू अप्रोच टू दिस प्रपोजल एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अमित लिमिटेड? मतलब आप अगर ऑडिटर होते तो आप इस प्रपोजल को स्वीकार करते कि नहीं? टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 144 से रिलेटेड है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज से रिलेटेड। तो जो कुछ 7-8 सर्विसेज होती थी जो ऑडिटर नहीं दे सकते थे, उसमें से एक ये सर्विस होती थी, इफ यू रिमेंबर। तो ये सर्विस नहीं देना चाहिए ऑडिटर को। क्लियर आंसर ये होगा कि ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। और अगर ऑडिटर ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे तो उस केस में पेनल्टी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 147 एप्लीकेबल होगी। अब इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है आइए देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144, एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट shall provide to company only such other services as are approved by board of directors। ये सेक्शन आपको याद होगा, हमेशा शुरू ऐसे होता था कि ऐसा नहीं है कि ऑडिटर की अलग सर्विस नहीं हो सकती, ऑडिटर दूसरी सर्विसेज जरूर दे सकते हैं, बट उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी की अप्रूवल की जरूरत है। बट किसी भी हाल में कुछ 7-8 सर्विसेज ऐसी होती है जो बीओडी या ऑडिट कमेटी की अप्रूवल से भी नहीं दे सकते थे। ये हुआ बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट पॉइंट। बट सच सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब सजेस्टेड आंसर में इन्होंने वो सारी सर्विसेज नहीं लिखी है जो नहीं दे सकते, उसमें से सिर्फ जिस सर्विस से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सर्विस भी प्रोहिबिटेड सर्विसेज में है। In the said case, the board of director of Amit Limited requested the statutory auditor to accept the assignment of this service. As per the above provision, the said service is strictly prohibited। तो ये हो गया लॉ दोस्तों, ये हो गया फैक्ट्स ऑफ द केस, और एक प्रकार से ये है कंक्लूजन कि ये सर्विस देना अलाउड नहीं है। और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में ये था कि अगर ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेता है ये असाइनमेंट को तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इन केस द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक्सेप्ट्स द असाइनमेंट, ही विल अट्रैक्ट द पीनल प्रोविजंस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 147। तो ये कॉन्सिक्वेंस हो गया भाइयों। और लास्ट में, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन वी शैल एडवाइज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉट टू टेक अप द अबव असाइनमेंट। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक फॉर यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कौन से सेक्शन से रिलेट करता है ये आप खुद पढ़ के बताएंगे, पहले से सस्पेंस खराब नहीं करूंगा मैं। द इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, या मेरे को और अच्छे से पढ़ना चाहिए था, the income tax authorities in the current financial year 1920 observed during the assessment proceedings a need to reopen the accounts of Curie Limited for the financial year 8-9। तो भाइयों अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2019-20, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज को इच्छा हो रही है कि ये लोग रीओपन कराएं कौन से साल के अकाउंट्स, 8-9 के अकाउंट्स को। मतलब अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 10-11 साल पुराना साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स को ये लोग रीओपन करवाना चाहते हैं। एंड देयरफॉर फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी
to issue the order to Curie Limited for reopening of account and recasting the financial statement for the financial year 8-9। तो इसी चलते इन्होंने NCLT में एप्लीकेशन डाली और NCLT को गुजारिश की कि वो क्यूरी लिमिटेड को ऑर्डर दे कि क्यूरी लिमिटेड अपने अकाउंट्स को रीओपन करे और साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकास्ट करे। आपको बताना है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय IT अथॉरिटीज टू NCLT। मतलब जो IT अथॉरिटी ने NCLT को इस प्रकार का निवेदन दिया है, आवेदन पत्र दिया है, एप्लीकेशन दिया है, ये वैलिड है कि नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सेक्शन 130 से रिलेट करता है, रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। 131 रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो नहीं लिखना है आपको। और सेक्शन 130 की रीडिंग करने पर आपको ये पता चलेगा कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर तो जरूर है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं NCLT को, ऐसा उस पर शक नहीं है। बट उस पूरे सेक्शन की एक लिमिटेशन है कि पिछले 8 फाइनेंशियल ईयर्स के ही बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन कराने का एप्लीकेशन हो सकता है। 8 साल से पहले के बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन कराना सेक्शन 130 अलाउ नहीं करता। ये मेन नॉलेज है इस क्वेश्चन का। अब प्रेजेंट कैसे करना है वो देखेंगे। पहले तो पूरा सेक्शन 130 लिख देना चाहिए अपने को, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे और फिर कंक्लूजन। एज पर सेक्शन 130 ऑफ कंपनीज एक्ट, पूरा का पूरा बुकिश जो अपन पढ़े हैं वो लिखना है आपको। अ कंपनी शैल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नॉट रिकास्ट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कंपनी तो ये काम कर ही नहीं सकती नॉर्मली, अनलेस, अब अनलेस के बाद जो लिखा होगा मतलब ऐसी कहानी होगी तो रीओपन और रिकास्ट कर सकते हैं। अनलेस एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी और सेबी और एनी अदर स्टैट्यूटरी बॉडी, इन लोग की तरफ से एप्लीकेशन जाना चाहिए। एंड एन ऑर्डर इज पास्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव जुरिस्डिक्शन और NCLT टू दिस इफेक्ट। मतलब या तो पहली बात, एप्लीकेशन इन 4 में से किसी एक तरफ से जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, IT, इनकम टैक्स अथॉरिटी या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी की तरफ से एप्लीकेशन जाना चाहिए। और साथ साथ या तो NCLT का या कॉम्पिटेंट कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए। क्या ऑर्डर आना चाहिए? टू द इफेक्ट दैट द रिलेवेंट अर्लियर अकाउंट वर प्रिपेयर्ड इन फ्रॉड्यूलेंट मैनर। इस प्रकार का ऑर्डर पास होना चाहिए कि पिछले साल के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रॉड्यूलेंट मैनर में बने हुए हैं। या इस प्रकार का ऑर्डर आना चाहिए दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड, कास्टिंग अ डाउट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी इस प्रकार का ऑर्डर आना चाहिए कि कंपनी के अफेयर्स यानी कामकाज मिसमैनेज्ड हो रहे थे, बुरी तरह से संचालित हो रहे थे, जिसके कारण कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलाय करना मुश्किल है। इस प्रकार का ऑर्डर आना चाहिए, तब जाकर कोई कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन या रिकास्ट कर सकती है। ये अपन पढ़े लॉ, इस पूरे को बोलेंगे, अभी भी लॉ खत्म नहीं हुआ है। लॉ का पार्ट 2 ये है, हाउएवर नो ऑर्डर शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू पीरियड अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब करेंट फाइनेंशियल ईयर के प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स से भी पहले का ऑर्डर नहीं होना चाहिए। करेंट फाइनेंशियल ईयर के पिछले 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स से ऑर्डर रिलेट कर सकता है, उससे और पुराने फाइनेंशियल ईयर्स से रिलेट नहीं कर सकता। तो ये पोर्शन बेटा, ये है लॉ और ये भी लॉ है। यहां पे आके लॉ खत्म होता है और इसी में आके फंसेगा ये क्वेश्चन। इन द गिवन केस, इसको बोलते हैं अपन फैक्ट्स ऑफ द केस, the application was filed for reopening and recasting of financial statements for the financial year 8-9 which is beyond 8 financial years immediately preceding the current financial year। तो ये हो गया फैक्ट्स। अब ये हो गया कंक्लूजन। दो एप्लीकेशन फाइल्ड बाय IT अथॉरिटी टू NCLT इज वैलिड। मतलब IT अथॉरिटी के पास पूरा हक बनता है कि वो NCLT को
एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, बट इट्स रिकमेंडेशन फॉर रीओपनिंग ऑफ एंड रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर इज इनवैलिड। तो हिंदी में एप्लीकेशन तो वैलिड है बट रिकमेंडेशन इनवैलिड है। एप्लीकेशन वैलिड है बट रिकमेंडेशन इनवैलिड है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे पोर्शन में। ये डिविडेंड टॉपिक से रिलेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पार्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 कियारा के ऊपर। क्वेश्चन को आराम से समझने में पहले ध्यान दें। कियारा, होल्डर ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ कानपुर लेदर शूज लिमिटेड, डिड नॉट पे फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर। हिंदी में क्या मतलब निकला इसका? एक शेयर होल्डर है जिसका नाम कियारा है, लेडी होंगी ये, और इनके पास 5000 शेयर्स हैं एक कंपनी जिसका नाम है कानपुर लेदर शूज लिमिटेड के। शेयर्स की फेस वैल्यू 100 है और इन्होंने, इस शेयर होल्डर ने 100 रुपए में से 10 रुपए अभी तक पे नहीं किए हैं, फाइनल कॉल के पे नहीं किए हैं। तो इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बन जाएगा? 5000 शेयर्स पर 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 50,000 रुपीज। कानपुर लेदर शूज लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट 10%। तो कानपुर लेदर शूज लिमिटेड ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया। पहली बात ये बताइए, क्या कियारा जी को डिविडेंड मिलेगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगा। एग्जामिन विथ रेफरेंस टू द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड कियारा शुड रिसीव। तो अपन को यह बताना है डिविडेंड तो जरूर मिलेगा, पर कितना मिलना चाहिए इनको, कितना मिलना चाहिए। तो भाइयों, कंपनी लॉ में ये प्रोविजन आपको मैं पढ़ाया हूं कि कंपनी जब डिविडेंड पे करती है मेंबर्स को, तो जो अमाउंट कंपनी को उनसे लॉफुली रिसीव करना है, तो उस लॉफुली रिसीवेबल अमाउंट को डिविडेंड के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकती है कंपनी, और एडजस्ट करने के बाद जो पैसे बनते हैं वो ही कंपनी पे करे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए पढ़ते हैं आंसर। सेक्शन 127 इसके ऊपर है कि कंपनी अगर डिविडेंड पे करने में डिफॉल्ट करती है 30 डेज में, तो कंपनी को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो सेक्शन 127 में नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड या डिफॉल्ट ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी का सेक्शन है वो। बट भाइयों, उस सेक्शन के प्रोविजो में लिखा हुआ है, प्रोविजो में, कि कब कब कंपनी गलत नहीं मानी जाएगी। तो उसमें 4-5 पॉइंट होते थे कि अगर शेयर होल्डर्स, मेंबर कौन है इसके ऊपर डिस्प्यूट है, या मेंबर ने कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे रखा हुआ है, या कंपनी कोई लॉफुल अमाउंट को एडजस्ट कर रही है। तो जो ये सब पॉइंट्स है ना, कि कंपनी कब लायबल नहीं मानी जाती है, ये सब चीजें प्रोविजो में लिखी हुई है। तो एज पर द प्रोविजो टू सेक्शन 127, नो ऑफेंस will be deemed to have been committed by director for adjusting the calls in arrear against the dividend declared by the company। तो हिंदी में मतलब हुआ कि सेक्शन 127 के प्रोविजो के अनुसार अगर कंपनी के डायरेक्टर्स कॉल्स इन अरियर को डिविडेंड के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे तो उसमें कोई गुनाह नहीं माना जाएगा। Thus, as per the given facts, Kanpur Leather Shoes Limited can adjust the unpaid call money of ₹50,000। 50,000 कैसे आया? 5,000 शेयर्स पर 10 रुपीज अगेंस्ट द डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑफ 10%। अब डिविडेंड डिक्लेयर्ड कैसे कितना आएगा? ये होगा भाइयों 5 लाख रुपए। जो मैडम के पास शेयर हैं वो 5,000 शेयर हैं 100 रुपए वाले, यानी शेयर्स की फेस वैल्यू 5 लाख रुपीज है। इस पे 10% डिविडेंड बटा है तो 50,000 रुपीज डिविडेंड बनता है इनका। तो इत्तेफाक की बात है
कि डिविडेंड भी 50,000 बन रहा है और जो मैडम को अमाउंट पे करना है वो भी 50,000 है। इसीलिए कॉल मनी ऑफ 50,000 नॉट पेड बाय कियारा कैन बी एडजस्टेड फुल्ली फ्रॉम डिविडेंड अमाउंट ऑफ 50,000 पेबल टू हर। आई होप समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरल क्लॉज एक्ट से रिलेट करता है वो है क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का पार्ट 1 और 11 का पार्ट 2। बाकी क्वेश्चंस प्रवीण सर ने डिस्कस किए हुए हैं आपसे। काफी बेसिक क्वेश्चंस आए हैं जनरल क्लॉज एक्ट के इस बार। ये क्वेश्चन आ गए तो भाइयों मतलब आपकी किस्मत बहुत बुलंद है। यू विल बी द मोस्ट लकी पर्सन इन द हिस्ट्री अगर ये क्वेश्चन जनरल क्लॉज एक्ट से आपके पेपर में आता है तो। इसमें दो छात्र सीए के इस बात पे झगड़ रहे हैं कि कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम होता है कि अलग होता है। मिस्टर अपार एंड मिस्टर न्यू both aspiring CA have met in a conference for CA students. Both are having argument about meaning of financial year. यहाँ तक पूरा self explanatory question. They have approached you as a senior in the profession to guide them about the meaning of financial year as per the provisions of General Clause Act. Also brief them about the difference बिटवीन कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। तो काम की बात जो है ना पूरे क्वेश्चन में दोस्तों वो सिर्फ ये है, सिर्फ ये है जितनी मैंने अंडरलाइन की हुई है। एक तो आपको फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करना है और फिर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अंतर बताना है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सब सेक्शन 21 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, आप कम से कम सेक्शन नंबर तो लिख के आएंगे बेटा पेपर में, कम से कम सेक्शन नंबर लिख के आएंगे। सब सेक्शन याद कर पाए तो बहुत अच्छा, ना कर पाए तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। फाइनेंशियल ईयर शैल मीन द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। बस दोस्तों इतनी सी बात आपको लिखनी है। अब ये बात के ऊपर आप टेंशन मत लें कि इतना छोटा आंसर क्यों है, इसमें आपकी क्या गलती आंसर छोटा है तो जो ईयर फर्स्ट अप्रैल से कमेंस होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं जनरल क्लॉज एक्ट में, और जब सिर्फ ईयर वर्ड होता है तो उसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। द टर्म ईयर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 66 एज ईयर रेकन्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। तो एक लाइन बस बोल के यहां पे लिखना चाहता हूं, ईयर मींस ईयर, रेकन्ड मतलब अंडरस्टूड, ईयर रेकन्ड एज पर British calendar. Thus, as per General Clause Act, year will mean calendar year which starts from January to December, which starts from January and ends in December लिखना चाहिए था, but ठीक है। So the difference between financial year and calendar year is financial year starts from first day of April, calendar year starts from first day of January. Very easy question. और एक और क्वेश्चन ऊपर में है कि सर्विस बाय पोस्ट की डेफिनेशन या मीनिंग लिखिए। ये हमने क्लास में अच्छे से किया हुआ है। इसकी डेफिनेशन सेक्शन 20, इसकी मीनिंग सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट में है। सेक्शन 3 का जिक्र मत कीजिएगा। वेयर एनी लेजिस्लेचर और रेगुलेशन रिक्वायर्स एनी डॉक्यूमेंट टू बी सर्व्ड बाय पोस्ट, देन द सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड बाय। इसका मतलब हिंदी में, अगर कोई लॉ पढ़ते समय या कोई रेगुलेशन को पढ़ते समय ये दिखाई दे, ये रिक्वायरमेंट हो कि किसी डॉक्यूमेंट को पोस्ट से सर्व करना है, पोस्ट से भेजना है, तो उसका मतलब क्या निकलेगा, पोस्ट से भेजने का क्या मतलब निकलेगा। तो सर्विस तभी पूरी मानी जाएगी जब आप उसे प्रॉपर एड्रेस करें, जो पोस्ट की
फीस है उसको प्रीपे करें और उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। रजिस्टर्ड पोस्ट का एक अपोजिट होता है ऑर्डिनरी पोस्ट, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो किसी भी लॉ में जब भी कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट से भेजते हैं, भेजने की रिक्वायरमेंट हो, तो भेजने वाले को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक प्रॉपर एड्रेसिंग करनी चाहिए, एक पोस्टल चार्जेस प्रीपे कर देने चाहिए, और भेजने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट का यूज करना चाहिए। स्पीड पोस्ट भी एक रजिस्टर्ड पोस्ट है। नॉर्मल पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए कि घर के बाजू में जो लाल डब्बा है वहां पे डाल के आ गए, ऐसे नहीं चलेगा। A letter containing the document to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post। तो ये माना जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट में आपने लेटर लिखा है वो लेटर तब भेजा गया है, तब से लागू माना जाएगा, सामने वाले को तब रिसीव हुआ माना जाएगा जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में वो डॉक्यूमेंट उसे मिलता है। जितने दिन नॉर्मली लगते हैं उतने दिन में ही वो रिसीव हुआ होगा, ऐसे माना जाएगा। ये क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अब इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो केस स्टडी है उसके क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। केस स्टडी में जो फर्स्ट केस स्टडी है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं। शुरू के 2 मैं आपको पढ़ाऊंगा और 2 आखिरी के, एक बोरोइंग के ऊपर है और एक कोरम के ऊपर है, वो प्रवीण सर पढ़ाएंगे। पर केस स्टडी को समझाने का काम मैं कर लेता हूं आपका। मिस्टर अजय is a renowned finance professional with wide experience in banking operations। हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं हर बात को। मिस्टर अजय एक फाइनेंस प्रोफेशनल है, मतलब वो या हो सकता है सीए हो, एमबीए हो, और इनको बैंकिंग का बहुत नॉलेज है। ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस ही हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ वेरियस कंपनीज। तो भाई बहुत लोकप्रिय है ये, इन्हें कई कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनाया गया है। ही इज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस इन डून कार्बोनेट्स लिमिटेड, that is DCL, for the past 4-5 years and he is heading the finance department there। तो ये जो कई कंपनियों में डायरेक्टर है ना, उसमें से एक कंपनी का नाम है DCL लिमिटेड, वहां पे ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस है, मतलब फाइनेंस को देखते हैं ये, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 4-5 साल से। As per the object clause of the MOA of DCL Limited, it can raise funds by way of loans for the advancement of business। तो DCL Limited के MOA में लिखा हुआ है कि कंपनी जब चाहे तो लोन के जरिए पैसा जुटाकर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइजेज द डायरेक्टर to borrow up to 50 lakh rupees on behalf of the company। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यह लिखा है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो 50 लाख रुपए तक की बोरोइंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, आफ्टर पासिंग वैलिड बीओडी रिजोल्यूशन। तो 50 लाख तक के लोन के लिए बीओडी रिजोल्यूशन इनफ होगा। एंड एनी लोन फॉर अमाउंट एक्सीडिंग द अबव लिमिट कैन बी रेज्ड ओनली आफ्टर अप्रूवल एट जनरल मीटिंग। तो अगर इससे ज्यादा रकम की आवश्यकता होगी तो उसके लिए जनरल मीटिंग कॉल करके अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था। सम अप कर देता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है अप टू 50 लाख बीओडी रिजोल्यूशन, और उसके बाद उससे ज्यादा चाहिए होगा तो फिर जनरल मीटिंग में मेंबर्स का रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब यहां क्या हुआ ये देखिएगा, इन्होंने क्या काम किया वो देखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ डीसीएल लिमिटेड रेज्ड ₹8080 लाख फ्रॉम श्रीकांत फाइनेंशियल सर्विसेज आफ्टर पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। तो इन्होंने तो भाइयों हद कर दी,
इन्होंने 80 लाख रुपए की रकम जुटाई एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी से और पूरे के लिए सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, यानी इन्होंने जनरल मीटिंग कॉल नहीं की। ये बात को नोट करेंगे आप, मतलब नोट मतलब लिखने की बात नहीं, मेंटली नोट करेंगे। एंड आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹60 lakh was used to pay legitimate liability of company by the director। अब उस 80 लाख का इस्तेमाल कैसे किया उसके बारे में लिखा है। 80 लाख में से 60 लाख रुपए तो कंपनी ने अपनी कोई दूसरी लाइबिलिटी को पे करने के लिए इस्तेमाल किया। ये उतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। अब अगली जो सेंटेंस पढ़ाऊंगा उससे नया क्वेश्चन जनरेट होगा, पहले ही बता दे रहा हूं। DCL लिमिटेड इज अ वाइडली हेल्ड कंपनी with around 5,600 members as per the members register। तो ये कंपनी एक बड़ी कंपनी है मेंबर्स के नजरिए से देखा जाए तो। इसके 5,600 मेंबर्स हैं। बट भाइयों जैसा हमेशा होता है वो भी होगा, मेंबर भले ही कितने भी हो, एजीएम अटेंड करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। द 21st AGM of DCL Limited is convened on 1st January 2020, sorry 1st September 2020। A total of 34 members attended the meeting, out of which 7 members attended the meeting through proxy। तो 34 मेंबर्स हैं, उस 34 में से 7 मेंबर्स जो है वो प्रॉक्सी के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यानी बाकी 27 पर्सनली प्रेजेंट होंगे। 6 ऑफ सच मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल प्रॉक्सी। इसका यह मतलब हुआ कि जो 7 मेंबर है ना, उसमें से 6 मेंबर्स ने तो सेम पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट किया हुआ है, और जो एक मेंबर है उसने सेपरेट पर्सन को भेजा है। तो प्रॉक्सी के रूप में भी दो लोग आए होंगे, और एक प्रॉक्सी 6 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दूसरा प्रॉक्सी एक पर्टिकुलर सिंगल मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और वो जो प्रॉक्सी है ना जो 6 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका नाम है मिस्टर दास। ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ DCL लिमिटेड इज साइलेंट अबाउट कोरम। मतलब कंपनी के एओए में कोरम के बारे में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, तभी जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है वो अप्लाई करेगा। आगे पढ़ते हैं। बाप रे लंबी कहानी है। अभी तक ना 2 मैटर के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, एक बोरोइंग के ऊपर और एक कोरम के ऊपर, और जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसके ऊपर क्वेश्चन अभी बनना बाकी है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। मिस्टर अजय इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ पद्मनी सिल्क लिमिटेड। मैं तो आपको बोल ही रहा था काफी लोकप्रिय पर्सन है ये। तो ये एक और कंपनी में डायरेक्टर है, वही मिस्टर अजय सेम पर्सन है। दिस कंपनी वॉज established around 25 years back as a private company operating as micro business with 10 employees in a 3-room building। तो भाइयों ये कंपनी की काफी डिटेल दी हुई है जो कि यूजलेस साबित होगी बाद में, कि ये जो पद्मनी सिल्क है ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये 25 साल पहले बनी थी और माइक्रो बिजनेस थी, और इसमें 10 एम्प्लॉइज है, और इस कंपनी में 3 रूम की बिल्डिंग है। एक चीज ना आपको थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई दिखाई देगी। कंपनी का नाम है पद्मनी सिल्क लिमिटेड और 25 साल पहले ये प्राइवेट कंपनी थी। तो दोस्तों हो सकता है 25 साल पहले प्राइवेट कंपनी हो, बट अभी तो ये पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी रिलेवेंट मानी जाएगी। ड्यूरिंग दीज ईयर्स, मतलब इन 25 सालों में, द कंपनी ग्रू एक्सेप्शनली एंड वेंट पब्लिक। अब यहां पर आपके सवाल का जवाब मिल रहा है। 25 साल में कंपनी ने बहुत अच्छा विकास किया। वेंट पब्लिक का मतलब होगा कि इन्होंने पब्लिक इशू लाया। वेंट पब्लिक का मतलब होगा पब्लिक इशू लॉन्च किया, और जब कंपनियां पब्लिक इशू लॉन्च करती तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना मैंडेटरी हो जाता है। एंड इट वाज आल्सो लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो अलग से एक्सचेंज होता है उसमें ये लिस्ट हुई। तो इसका मतलब इसको लिस्टेड कंपनी मानेंगे। अब ये एक लिस्टेड कंपनी है। दिस कंपनी डिक्लेयर्स इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रीवियस ईयर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑन 31st August 2020
ऑन द ओकेजन ऑफ 25th एनिवर्सरी ऑफ द कंपनी। तो ये बात नोट करने लायक है कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड बांटा है और ये कंपनी ने पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से बांटा है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से बांटा है। फिर आगे लिखा है द कंपनी डिपॉजिटेड द अमाउंट इन सेपरेट बैंक अकाउंट विथ एनबीएफसी ऑन 4 सितंबर। ये बड़ा पाप कर दिया दोस्तों इन्होंने। 31 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, ठीक है, और 4 सितंबर को यानी ठीक 4 दिन बाद इसको डिपॉजिट किया इन्होंने। मतलब वैसे तो 5 दिन की डेडलाइन होती है पर इन्होंने 4 दिन में किया, बहुत अच्छा किया। बट डिपॉजिट इन्होंने एनबीएफसी में कर दिया। जो स्टूडेंट ध्यान से पढ़े होंगे आपको पता होगा कि डिपॉजिट एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में करते हैं और एनबीएफसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से अलग होती है। यही इन्होंने पाप किया। और इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंटरिम डिविडेंड को पास्ट ईयर्स के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से बांट सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड बिल्कुल पिछले सालों के प्रॉफिट से बांटना अलाउड है। आप सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा जी। ये वाली पैराग्राफ से डिविडेंड के ऊपर क्रिएट होगा क्वेश्चन, तो वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। और लास्ट पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं उससे एक और एमसीक्यू जनरेट होगा। भाइयों बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है अजय, उसके बारे में और लिखा हुआ है। मिस्टर अजय हेल्स फ्रॉम का मतलब होता है कम्स फ्रॉम, बिलोंग्स टू, कहां से आते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। एक काम करता हूं दोस्तों, ये पैराग्राफ 2 मिनट बाद पढ़ाता हूं, पहले एक एमसीक्यू पढ़ा देता हूं आपको डिविडेंड के ऊपर। रिगार्डिंग द कंप्लायंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय पीएसएल लिमिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? देयर इज अ वायलेशन बिकॉज there is a violation of the provision because interim dividend can only be declared out of current year profit. नहीं, इसमें लिखना no because can be declared of previous year profit also. ये मेरा नॉलेज है। दूसरा लिखा है there is no violation at all and all the provisions prescribed by law have been complied with. ऐसी भी कोई बात नहीं है क्योंकि इन्होंने एनबीएफसी में पैसा डिपॉजिट किया। थर्ड रिक्वायरमेंट, there is violation because the bank account shall be designated and it shall be one of the existing banks account of the company. ऐसी भी कोई बात नहीं है, कोई नए बैंक अकाउंट में भी करवा सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंपनी का एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देयर इज अ वायलेशन बिकॉज द बैंक अकाउंट शुड बी ओपन विद शेड्यूल्ड बैंक ओनली। अब चलिए आसानी से ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं 2 मिनट में। मिस्टर अजय comes from a farming family and he carries on the business of cultivation and milling of paddy. तो ये एक किसान परिवार से है, बस उतना ही काम का होगा। He is also the sole member of न्यू डील लिमिटेड। तो न्यू डील लिमिटेड नाम की एक 1% कंपनी है, उसमें ये सोल मेंबर है। और न्यू डील लिमिटेड एक राइस शेलर है और साथ साथ वो हाई क्वालिटी बासमती राइस में डीलिंग करती है। ये सब बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और अजय के जो फादर है ना, वो इस कंपनी में नॉमिनी है। आप तो जानते हैं कि 1% कंपनी में एक इंडिविजुअल मेंबर बनता है और साथ में कोई दूसरा इंडिविजुअल नॉमिनी बनता है और मेंबर की मृत्यु होने पर नॉमिनी मेंबर बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहां पे आने वाला है जिससे क्वेश्चन क्रिएट होगा। द अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस कंपनी prepared and published only profit and loss account and balance sheet as financial statements, and they did not prepare cash flow statement and explanatory notes to account. तो भाइयों इन्होंने क्या किया, ये एक ओपीसी है भूलना मत। इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट और पीएल डाला और इन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं डाला और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स भी नहीं डाला।
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी नहीं डाला। और आखिरी में लिखा हुआ है अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एनडीएल लिमिटेड। तो ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी जब एप्लीकेबल होता है ना तब डालना होता है, वैसे तो किसी को भी नहीं डालना होता है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते आइए भाइयों। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ाने से पहले 2 मिनट आपको मैं प्रोविजन बता देता हूं। सेक्शन 129 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है, उसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, नोट्स टू अकाउंट होता है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं जिसको, और फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है। ये तो इसके ऊपर वर्ड लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, मतलब ये अप्लाई करेगा तो डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। तो इसको तो मैं थोड़ा अलग थलग रख रहा हूं क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है इस कंपनी के ऊपर, ये स्पष्ट लिखा है। तो कायदे से ये 4 चीजें होनी चाहिए थी। बट सेक्शन 129 में ये भी लिखा है कि 1% कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट डालना ऑप्शनल है। चाहे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं डालें तो भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंडेटरी क्या क्या है? मैंडेटरी है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट, एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट। ये तो मैंडेटरी हो गया। अब जो हमारी कंपनी है एनडीएल लिमिटेड ने, उसने क्या किया है? उसने बैलेंस शीट और पीएल डाला है और उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उड़ा दिया, उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उड़ा दिया और एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी उड़ा दिए। तो भाइयों आपको ये ओपिनियन पे आना चाहिए ना कि नोट्स टू अकाउंट तो इनको नहीं उड़ाना चाहिए था, एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट उड़ा देते तो कुछ नहीं होता। तो इसीलिए अब इस बैकग्राउंड पे आप ये क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? NDL Limited fails to meet the requirement because its financial statement do not include explanatory notes to account। ये बिल्कुल सही है, ये ही करेक्ट आंसर है। यस, यही करेक्ट आंसर है। और जो दूसरी बातें लिखी है उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूं, NDL Limited fails to meet the requirement because the financial statement do not include cash flow statement। तो भाइयों कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑप्शनल होते हैं वैसे भी, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। नॉट आंसर या नॉट फेलियर मानेंगे इसको, कोई फेलियर नहीं मानेंगे आप। NDL Limited fails to meet the requirement because its financial statement do not include explanatory notes to account and cash flow statement। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के कारण ये ऑप्शन खराब हो गया। एंड NDL Limited has complied with the requirement related to financial statement, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो इन्होंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी। बाकी जो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपको प्रवीण सर बताने वाले हैं जी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय प्रोविजंस वेल। थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक। एमसीक्यू का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 2 पॉइंट और मैं डील करने वाला हूं, तो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं मेन वर्ड्स को। एक बार देखिए क्या लिखा है। एक मिस्टर अजय है, इसको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया डीसीएल का, कंपनी का नाम है डीसीएल, ठीक है। डीसीएल के आर्टिकल में लिखा हुआ था डायरेक्टर को ये पावर दिया गया था कि वो 50 लाख रुपए तक बोरोइंग कर सकते हैं डायरेक्टर, ठीक है, आफ्टर पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। मतलब बीओडी रिजोल्यूशन पास करके 50 लाख रुपए तक की बोरोइंग कंपनी के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर की बोरोइंग करनी है तो उस केस में जनरल मीटिंग की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इस कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिख के रखा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कंपनी है, कंपनी ने 80 लाख रुपए बोरोइंग किया, तो कंपनी ने, अगर कंपनी के बीओडी ने, मतलब डीएसएल जो है ना, डीसीएल जो है ना, उसके जो बीओडी है उसने 80 लाख रुपए का बोरोइंग किया, तो 80 लाख रुपए के लिए क्या पास करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग, क्योंकि 50 लाख तक बोर्ड को पावर था। लेकिन क्या लिखा देखो आप, इन्होंने जो 80 लाख रुपए लोन लिया वो कैसे लिया? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। गलत है, गलत बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इसमें से 60 लाख रुपए कोई लीगल लाइबिलिटी को पे करने में यूज किया। मतलब ये बोल रहा है ये जो डीसीएल कंपनी है इसने क्या किया, 80 लाख रुपए का लोन लिया
और ये 80 लाख रुपए में से 60 लाख रुपए का यूज किस में किया, अपने कोई लीगल क्रेडिटर को रिपे करने में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है। अच्छा, ये एक बार यहां तक रोकिए क्योंकि एक जो क्वेश्चन है ना वो इससे रिलेटेड है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टावायरस। ये आपके सिलेबस में अल्टावायरस का मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी ने अपने पावर से बाहर जाके काम किया तो वो अल्टावायरस होगा और उसको वॉइड माना जाएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, 80 लाख रुपए डीसीएल ने लोन लिया। अब इसको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना था, पर इसने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने के बजाय बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर लिया। लेकिन बोर्ड मीटिंग में 50 लाख तक के ट्रांजेक्शन तो वैलिड है, उसके ऊपर के लिए करना था जनरल मीटिंग। ठीक है, तो अब कुल मिला के ना ये जो 80 लाख रुपए की जो अमाउंट है, ये 80 लाख रुपए की अमाउंट जो कंपनी ने लोन लेके रखा है वो है तो गलत। इसमें से 50 लाख तो बिल्कुल सही है जो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है, लेकिन 30 लाख रुपए जो एक्सेस है वो गलत है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात और दिया है, देखो आप, ये जो कंपनी है इसने 60 लाख रुपीस लीगल क्रेडिटर को पे कर दिया। अब एक डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टावायरस में एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, अगर किसी कंपनी ने कोई अल्टावायरस अमाउंट लिया और उसका रिपेमेंट ये कौन सी कंपनी से लिया है, एक बार मैं नाम देख लेता हूं, श्रीकांत फाइनेंस सर्विसेज इसने लोन दिया है, तो एसएफएस लिख देता हूं, एसएफएस कंपनी ने जो लोन लिया है, एसएफएस। ठीक है, तो इसने कंपनी को लोन दिया है डीसीएल को। तो अब लॉ क्या बोलता है कि ये तो है तो अल्टावायरस, ये कौन सा बेटा, अल्टावायरस। अब अल्टावायरस होगा, लेकिन जो अल्टावायरस अमाउंट कंपनी ने एक्वायर किया है, अगर उसका उपयोग कंपनी कोई इंट्रावायरस क्रेडिटर को पे करने में लगा दे, इंट्रावायरस क्रेडिटर क्या बोलते हैं इसको, इंट्रावायरस क्रेडिटर का मतलब है लीगल क्रेडिटर, तो उस केस में ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है, ये कंपनी लीगल क्रेडिटर कंपनी का बन जाएगा टू दैट एक्सटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 लाख का लोन तो अल्टावायरस है, लेकिन 60 लाख रुपए का रिपेमेंट, 60 लाख रुपए का उपयोग ये लीगल क्रेडिटर को पे करने में किया ना, तो ये जो एसएफसी है, ये जो कंपनी है श्रीकांत फाइनेंस सर्विसेज, तो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी 60 लाख रुपए की डीसीएल के लीगल क्रेडिटर बन जाएगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो 80 लाख रुपए का जो लोन है उसके मैं दो पार्ट कर लेता हूं, 60 लाख रुपए वैलिड हो जाएगा और 20 लाख रुपए का जो लोन है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के पार्टली वैलिड है, पार्टली वॉइड है। अब इस क्वेश्चन को, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको मैं देखता हूं क्या लिखा है। 1.3 देखिएगा क्या लिखा है, बोरोइंग जो 80 लाख रुपए का है जो कंपनी के बीओडी ने लिया, वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो है क्या, नहीं। वॉइड है क्या, नहीं। वॉइडेबल और वैलिड, देखो वैलिड तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा 80 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हो सकती, पार्टली रिकवर हो सकती है, इसलिए बेस्ट आंसर विल बी वॉइडेबल। हालांकि इसमें इंस्टीट्यूट को क्वेश्चन ये पूछना था कि कितना अमाउंट वो जो श्रीकांत जो भी फाइनेंस कंपनी है वो कितना अमाउंट रिकवर कर पाएगी, तो आंसर आएगा 60 लाख। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वैलिड है कि वॉइड है कि वॉइडेबल है, तो मैं बोलूंगा वॉइडेबल, क्योंकि एक पार्ट वैलिड है एक पार्ट वैलिड नहीं है। इसके बाद इस क्वेश्चन का एक और पोर्शन है, ये सेकंड पोर्शन देखो क्या लिखा है, ये जो कंपनी है इस कंपनी ने एजीएम कॉल किया। ठीक है, अच्छा इस कंपनी में 5600 मेंबर है, 5600 मेंबर है, ठीक है, डीसीएल की, उसने एजीएम कॉल किया। अब इस एजीएम में टोटल 34 मेंबर्स मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोरम की बात हो रही है। तो आपको मालूम है ना कोरम की लिमिट क्या है, कोरम की लिमिट है अगर अप टू 1000 है, 1000 से 5000 है और 5000 से एक्सीडिंग है, तो यहां पे कोरम, और पब्लिक कंपनी है पक्की बात है, कोरम कितना होता है, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट और 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंपनी में 5600 मेंबर है, मतलब ये इस लिमिट में आ गई, तो कोरम कितने का होना चाहिए, 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, और पर्सनली प्रेजेंट वर्ड में प्रॉक्सी को शामिल नहीं करते। तो यहां पे क्या लिखा है देखो जरा, कंपनी में टोटल 34 मेंबर मीटिंग अटेंड करें, लेकिन उनमें से 7 मेंबर तो प्रॉक्सी के थ्रू आए थे, तो 34 में से 7 माइनस कर दो, तो इसका मतलब कितना हुआ, 27 मेंबर ऐसे हैं जो पर्सनली प्रेजेंट है, 27 मेंबर ऐसे हैं जो कि पर्सनली प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोल रहा है, 6 ऑफ सच मेंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल प्रॉक्सी, मतलब एक प्रॉक्सी, 6 मेंबर ने एक ही प्रॉक्सी को अपॉइंट कर दिया तो अलाउड है, 50 मेंबर तक एक प्रॉक्सी 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है, लेकिन उनके पास 10% से ज्यादा का पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो खैर इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल अलाउड है। तो और कंपनी का आर्टिकल कोरम के बारे में साइलेंट है, तो नेचुरली
कंपनी में 5600 मेंबर है तो कोरम कितना होना चाहिए, कोरम के लिए कितने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, और केवल 27 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है तो देयरफॉर देयर इज नो कोरम। चलिए इसका मैं क्वेश्चन बता दूं आपको क्या पूछ रहा है रिगार्डिंग एजीएम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है बोल रहा है, पहला मीटिंग डज नॉट हैव कोरम, मीटिंग में कोरम नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिकॉज 30 मेंबर नीड टू बी प्रेजेंट इन द पर्सन एट द मीटिंग, बिल्कुल सही बोल रहा है कि कोरम नहीं है क्योंकि 30 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और पढ़ लेते हैं। मीटिंग वैलिड है बोल रहा है, यहीं पे गलत हो गई बेटा। इसके बाद फिर मीटिंग वैलिड बोल रहा है, पढ़ो ही मत आगे। इसके बाद फिर मीटिंग वैलिड बोल रहा है, बिल्कुल पढ़ो मत, मतलब अपना टाइम बचाना। तो इस तरीके से जो दो क्वेश्चन है और वो दोनों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, तो इस तरीके से आरटीपी आपका 100% कंप्लीट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।